नमस्कार, म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हमारा वीकली शो जिसमें हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेने के साथ साथ आपकी पोर्टफोलियो प्लानिंग के ऊपर नजरें दिलाते हैं और आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपको एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो हैं हर्षवर्धन रुंगटा जी, रुंगटा सिक्योरिटीज के। हर्षवर्धन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से वो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफी सिंपल है। अगर आपको भी इस शो का हिस्सा बनना है और अपने म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्न भेजने या फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग के ऊपर आप हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहते हैं तो करना सिर्फ आपको यह है कि हमको एक ईमेल लिख सकते हैं आप fund@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिखकर भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें FUND फंड, उसके बाद अपना प्रश्न म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ लिखकर हमें भेज दें 57575 पर। चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं, ईमेल के जरिए आया है। कनन जी का प्रश्न मुंबई से है और रुंगटा साहब आपसे ये जानना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर इनका प्रश्न है। 49 ईयर्स इन्होंने अपनी एज बताई और अपनी बेटी के भविष्य के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने नियमित निवेश करना शुरू किया है। फंड्स जो इनके पोर्टफोलियो में हैं ऑलरेडी फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC टॉप 200, सुंदरम सिलेक्ट फोकस और DSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड, कुल मिलाकर 10,000 रुपए हर महीने इनकी एलोकेशन है। इनफैक्ट इनसे कांटेक्ट हो गया है, इनसे बात ही कर लेते हैं। कनन जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आपका पोर्टफोलियो हमने देखा, किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ऑलरेडी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ये कब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं? इसमें ऑलमोस्ट मेरा 4 साल हो चुका है, 4.5 years। 4 साल से ऑलरेडी। और आपने लिखा कि आप बेटी के भविष्य के लिए जुटाना चाहते हैं कुछ कॉर्पस एजुकेशन के लिए और उसकी मैरिज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे रिटायरमेंट के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए। चलिए इसके अलावा आई हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 6 to 7 lakhs इन PPF आल्सो। आपने PPF में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हो, वो आपके रिटायरमेंट के लिए काफी काम आएगा। सुरक्षित निवेश है और काफी बेहतर रिटर्न्स उसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पर ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स कैसे आप उनको एडवाइस करेंगे जो इनके पोर्टफोलियो में है रुंगटा साहब म्यूचुअल फंड्स, क्या उसमें बने रहे लंबी अवधि का जो इनका नजरिया है? हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं 6 से 7 लाख इनको 2 साल बाद चाहिए, लगभग 5 लाख की राशि 7 साल बाद चाहिए और ओवरऑल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते चला जाए। तो कैसे आप मान रहे हैं जो PPF में इन्वेस्टमेंट है उसको तो वैसे ही पड़े रहने दें और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में धीरे धीरे निवेश बढ़ाया भी जा सकता है जैसे जैसे आय बढ़ती चले जाए? और जो फंड्स इनके पोर्टफोलियो में वो आपको कैसे लगते हैं? वेल कानन जी, आपका पहली बात, अगर हम लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स देखें जो अबाउट 14% रिटर्न एस्टिमेट करते हैं, तो आपकी जो डॉटर की जो एजुकेशन और मैरिज के हिसाब से जो टारगेट आपने बना रखा है वो आपका फुलफिल हो जाएगा। सिर्फ ये है कि ये जो आपके एक्सपेंडिचर होने के बाद आपके रिटायरमेंट में आपने कहा है कि आपको रफली अबाउट 50,000 पर मंथ के हिसाब से चाहिए, तो ये जो एक्सपेंसेस आप माइनस करने के बाद आपके पास करीबन 41 lakhs बचता है आपके पोर्टफोलियो में। ये बाई इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है 50,000 रुपीज़ पर मंथ पोस्ट रिटायरमेंट वो अपने आप में फुलफिल नहीं होगा। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि 50,000 रुपीज़ या जो भी रिटायरमेंट की प्लानिंग आप करते हैं उसमें आपको इन्फ्लेशन रिटायरमेंट के बाद के पीरियड को भी इंक्लूड करना होगा। जो 50,000 आपकी रिक्वायरमेंट है वो है फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट, सेकेंड ईयर ऑफ रिटायरमेंट और थर्ड ईयर आपका ये जो 50,000 का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ते रहेगा। सो आइडियली हम आपकी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो आपको 3 crores का टारगेट आपको बनाना चाहिए कि आपके रिटायरमेंट पे आपके पास अगर 3 crores का कॉर्पस है तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड 50,000 रुपीज़ आपको हर साल मिलते रहेगा। अब आपको ये चीज़ देखना होगा कि जो ऑलरेडी PPF अकाउंट है, आपके जो एम्प्लॉयर से आपको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सब मिला इकट्ठा हो के अगर 3 crore नहीं होता है तो आपको अपना SIP अमाउंट बढ़ाना होगा ताकि आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस बना रहे। आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड एंड सुंदरम सिलेक्ट फोकस, ये दोनों फंड्स ठीक हैं लेकिन सिर्फ उनका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो आपका जो पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फुलफिल नहीं होता है। आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में निवेश करते रहिए और सुंदरम सिलेक्ट फोकस को आप बंद कर सकते हैं। चलिए, यानी जो फाइनल पोर्टफोलियो बनाना है उसमें फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, HDFC टॉप 200, सुंदरम सिलेक्ट फोकस और DSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड में से आपको सुंदरम सिलेक्ट फोकस में से आप निवेश बाहर निकाल सकते हैं। फ्रैंकलिन ब्लू चिप, HDFC टॉप 200 और DSP ब्लैक रॉक स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में अपना निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच विक्रम जी का अलवर से हमारे पास प्रश्न आया है और ईमेल के जरिए प्रश्न है। पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रुंगटा साहब म्यूचुअल फंड में, जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, किससे संपर्क करना होगा और खासतौर से अब 1 लाख इनकी सालाना आय है और पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, बेहतर विकल्प जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को क्या एडवाइस करेंगे,
किस तरीके से और कौन से कैटेगरी के फंड्स में यहाँ पर एक्सपोजर लेना चाहिए और प्रोसेस क्या होता है, और वैसे म्यूचुअल फंड्स होता क्या है ये भी समझाएं। वेल रजत, इनका सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। अगर शुरुआत में अगर वो अपना माइंड क्लियर करें तो इनके लिए इन्वेस्ट आगे करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहली बात इन्हें बता दूं मैं कि इक्विटीज़ में जो इन्वेस्ट शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो हमने देखा है कि एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, उसमें आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं और सुपीरियर रिटर्न्स मिले हुए हैं। अब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या जो भी स्मॉल इन्वेस्टर होता है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदें, क्योंकि इतना रिसर्च की जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्मॉल या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो इसी गैप को फिल करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स ये बीच में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम फुल टाइम जॉब यही है कि वो रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। जो फंडामेंटल रिसर्च है या टेक्निकल रिसर्च है, उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी में निवेश करना। सो एक जो फर्स्ट टाइम या स्मॉल इन्वेस्टर है, वो ये अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स को दे सकते हैं, जो इन टर्न अपनी रिसर्च के बेसिस पे वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। सो ये हो गया म्यूचुअल फंड का वन ऑफ द बेनिफिट्स। अब म्यूचुअल फंड्स में भी आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप की स्कीम्स ऑफर की जाती हैं जो इंडिविजुअल के टेस्ट को फुलफिल करती हैं। अब कौन सी स्कीम चूज करना, ये भी अगर इन्वेस्टर को रिसर्च करना पड़े तो शायद एक थोड़ा मुश्किल, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मुश्किल काम होता है। सो मैं इन्हें ये सुझाव दूंगा कि जब आप शुरू करते हैं, आप इंडेक्स फंड से शुरू करिए। ये बहुत ही सिंपल पुराना प्रोडक्ट्स होते हैं, पैसिवली मैनेज होते हैं। तो इंडेक्स फंड से जब वो शुरू करते हैं, उसे ट्रैक करना भी आसान होता है। मैं इन्हें 2 फंड के नाम दे देता हूं जिसमें वो चूज कर सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान या तो HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान। इन दोनों में से जो भी फंड में ये कंफर्टेबल है उससे निवेश करना शुरू करें, और 2-3 साल बाद जब ये थोड़ा समझ में आ जाए तब ये दूसरी स्कीम्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए। हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर आपको एडवाइस दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े प्रश्नों के ऊपर एडवाइस देने के लिए, और आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। अपने प्रश्न भेजने के लिए आप हमें एक मेल लिख सकते हैं, fund@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी। डिटेल प्रश्न लेकर भेजें, म्यूचुअल फंड या फिर पोर्टफोलियो प्लानिंग से जुड़ा हुआ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें, और इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, फंड लिखें, उसके बाद अपना म्यूचुअल फंड से जुड़ा प्रश्न हमें लिखकर भेज दें 57575 पे। प्रशांत जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रश्न पूछने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग जी। अच्छा, मैंने जो पोर्टफोलियो जो भेजा है। जी प्रशांत जी, आपका पोर्टफोलियो देखा हमने, 10 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में कुल मिला के। हाँ, तो मुझे वो मतलब ट्रैक करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और उसमें मेरे हिसाब से कुछ डुप्लीकेट फंड भी है। तो मुझे आपके जो विशेषज्ञ है उससे ध्यान, मुझे वो ट्रिम करने का है वो। जी बिल्कुल, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें जो आपने बताया कि 20,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, या फिर एक मुश्त राशि एक बार इन्वेस्ट करके आप भूल गए? नहीं, जैसा मेरे पास शेयर मनी होता है वो मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं ओवर पीरियड इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें। नहीं, आपने क्या बताया यहाँ पर कि आप नियमित इन्वेस्ट कर रहे हैं? नियमित नहीं, जैसे मेरे पास मतलब फंड की अवेलेबिलिटी होती है तभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने समय तक रुक सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? तो एक्चुअली मेरा रिटायरमेंट के लिए मैं मतलब कॉर्प इकट्ठा करना चाहता हूँ। चलिए, 45 साल आपने बताया कि आपकी उम्र है। आपको बताते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में चर्निंग की जरूरत है कि नहीं। इनफैक्ट रुंगटा साहब, जरूरत तो है, क्योंकि 10 फंड्स को मैनेज करना काफी मुश्किल है इनके लिए। तो किस तरीके से अब आप कौन से फंड्स को इनके पोर्टफोलियो से बाहर निकालेंगे, कौन से फंड्स को इनके पोर्टफोलियो में रिटेन रहना चाहिए? और रिटायरमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है तो लंबी अवधि के लिए ही निवेश ज्यादा फायदेमंद रहेगा? पहली बात प्रशांत जी, आपने जो स्कीम्स चूज की हैं वो मैं आपको बता दूं कि अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन आपने साथ साथ में ये भी राइटली आइडेंटिफाई किया है कि आपको 10 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है। अब आपकी जो फंड्स हैं उनमें से मैं आपको 5 स्कीम्स शॉर्टलिस्ट करके दे देता हूँ। आप गोल्ड में कंटिन्यू रखिए, बिरला गोल्ड फंड में आप बने रहिए, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड, SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड, और एक आपका मैं फंड थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं। आपने एक HDFC सेंसेक्स प्लस फंड में निवेश किया है,
ये एक सेंसेक्स फंड है जिसमें ये पैसिवली मैनेज फंड नहीं है। इसमें सेंसेक्स के स्टॉक्स लिए जाते हैं, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है वो अलग होता है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एक पैसिवली मैनेज फंड से रिप्लेस करिए एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। आप ये चेंज इसीलिए करिए क्योंकि आपके बाकी जो 4 फंड्स हैं वो आपके एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं। हालांकि जो सेंसेक्स प्लस फंड है उसका परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करते हैं इंडेक्स फंड से थोड़ा बेटर रहा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक पैसिवली मैनेज फंड और 4 एक्टिवली मैनेज फंड होंगे तो आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस हो जाएगा। लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग जो बाकी जो स्कीम्स है मैं आपको बोल रहा हूँ कि निवेश नहीं करना है, लेकिन उसमें जो आपने ऑलरेडी निवेश कर रखा है उसमें ही बने रहिए। अगर आप 1 साल के पहले अगर उसे स्विच करते हैं, रिडीम करते हैं, तो इसमें आपको कैपिटल गेन्स का इंप्लीकेशन होता है और एग्जिट लोड भी लगेगा आपका। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बने रहिए, जिसमें है उसी में रहने दीजिए। जो नया आपको इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ इस 5 फंड में करिए, वो आपके लिए बेटर होगा। और जो एग्जिस्टिंग फंड से आप शिफ्ट करना चाहते हैं धीरे धीरे 1 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसमें से रिडीम करके नए या स्विच करिए, जो हमने लास्ट के जो 5 फंड्स आपको बताए हैं उसमें। चलिए, इसी बीच रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मसूरी से अपना प्रश्न पूछने के लिए। रजनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आप पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है, मेरी उम्र 36 साल है जी। मैं पिछले 2 साल से रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड इक्विटी प्लान में 3000 रुपये पर मंथ जमा कर रही हूँ, जो 7 साल के लिए है। मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं इस फंड में बने रहूँ अगले 5 सालों के लिए? और मेरे पास 5000 रुपये और सरप्लस है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तो 5000 रुपये और SIP करना चाहती हूँ, तो कौन से मेरे फंड होंगे जहाँ पर मैं पैसा डालूं? जी रजनी जी, एक बार फंड का नाम दोबारा बताइए। आपने क्या बताया? रिलायंस रेगुलर सेविंग्स प्लान बताया आपने कि रिलायंस रेगुलर इक्विटी? रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड इक्विटी प्लान। जी चलिए, तो रुंगटा साहब, इनका जो निवेश है वो रिलायंस रेगुलर सेविंग्स प्लान में है, तो उसमें ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती चली जा रही है। क्या उसमें बने रहें, फायदा होता हुआ नजर आएगा? काफी बेहतर रिटर्न्स रिलायंस रेगुलर सेविंग्स में ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर ओवरऑल अब और भी नई इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो कोई ऐसे फंड्स बताएं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएं और उसमें नियमित निवेश कर सकें। पहली बात, ये रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी फंड एक अच्छा स्कीम है, तो उसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो उनको फ्रेश 5000 रुपीज़ करना है वो UTI इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है और SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, इन दोनों में वो स्प्लिट करके अगर 2500 रुपीज़ स्प्लिट करके निवेश करते हैं तो इनका पोर्टफोलियो ठीक ठाक हो जाएगा। और इन्हें ये पोर्टफोलियो, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि 5 साल ना रख के ये 2 साल बाद एक बार रिव्यू करें और फिर अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो उस समय ये डिसीजन लें, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स। चलिए, तो यानी रजनी जी, आपका जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है रिलायंस रेगुलर सेविंग्स इक्विटी, उसमें आप निवेश कंटिन्यू रख सकते हैं। काफी बेहतर रिटर्न्स है और काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी है, तो उसमें आप निवेश कंटिन्यू करते चले जाएं। पर ओवरऑल UTI अपॉर्चुनिटीज, SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेसेस, इन 2 फंड्स पे भी नजर रख के चल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो UTI अपॉर्चुनिटीज और SBI इमर्जिंग बिजनेसेस में यहाँ पर अपनी SIP शुरू कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में ये 2 फंड्स ऐड कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए अपना प्रश्न। मेरा एक सवाल था कि जो म्यूचुअल फंड की मंथली इनकम प्लान है जी, उसमें मुझे अगर रिटर्न अगर मंथली 11% और 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे कोई अच्छा म्यूचुअल फंड की कंपनी है जो दे सकती है मुझे? बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट है 8% होता है, 8 से 9% तक का मुझे मिलता है जी। बिल्कुल जी रवि जी, आपका प्रश्न जी बिल्कुल समझ में आया हमें। आपने ऑलरेडी लिखा है कि आप ऑलरेडी ELSM से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 32 साल आपकी उम्र है और थोड़ा सुरक्षित तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं MIP, और उस फंड में क्या 11 से 12% का सालाना रिटर्न मिलना संभव है कि नहीं? कैसे देखते हैं आप रुंगटा साहब इनके प्रश्न को? इनफैक्ट यहाँ पर इक्विटी कंपोनेंट होता है तो जोखिम तो होता है और डिविडेंड मिलने की इतनी भी ज़्यादा गारंटी नहीं है। जब मुनाफा होगा फंड को तभी वो यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा और रेगुलर इनकम मिलती हुई नजर आएगी, ऐसी संभावना होती है। ये पूरी तरह से लागू नहीं होता, पर ओवरऑल आप कैसे देखते हैं MIPs में इन्वेस्टमेंट क्या बेनिफिशियल है इस समय जहाँ पर ब्याज दरें घटने की भी संभावना है? तो डेट कंपोनेंट की वजह से NAV बढ़ती हुई नजर आएगी, और कौन से MIP पे नजर रख के चल सकते हैं?
वेल पहली बात ये प्रॉबली एक बेस्ट टाइम है जहां पे आप MIP के एज अ प्रोडक्ट में आप एक्सपोजर लेके आप पॉजिटिव रिटर्न्स, जो डबल फिगर रिटर्न्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ पहली बात रविशंकर जी आपको ध्यान रखना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और ये जो मार्केट का परफॉर्मेंस होता है उस पर फ्लक्चुएट करता है। हालांकि आपने जो अपना एक्सपेक्टेशन बना रखा है कि आपको 11 to 12% रिटर्न्स चाहिए, वो अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो आपको शायद मिल भी सकता है। सिर्फ है कि कोई भी चीज़ आप कमिटेड समझ के आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। आपकी जो स्कीम, आपको जो MIP की स्कीम्स में जो निवेश करना है, मैं आपको 2 स्कीम के नाम बता देता हूँ, रिलायंस MIP या बिरला MIP2 सेविंग्स 5 प्लान। इनमें आप अपना MIP अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें जो इक्विटी कंपोनेंट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 5% टू 30%, लेकिन अभी जो टाइम है वो प्रॉबली राइट है जिसमें आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी MIP में कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, तो काफ़ी बेहतर मौका है इस समय MIP को अपनाने का, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का, क्योंकि यहाँ पर डेट कंपोनेंट से भी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद है। जिस तरीके से इस समय ब्याज दर घटने की उम्मीद है तो उससे NAVs पे फर्क पड़ेगा और NAVs बढ़ती हुई नजर आएंगी। और साथ साथ यहाँ पर इक्विटी वैल्यूएशंस भी काफ़ी बेहतर है और इनका एक्सपोजर, MIP का एक्सपोजर इक्विटीज़ में भी होता है। तो नजर रख के चल सकते हैं रिलायंस MIP और बिरला सन लाइफ MIP2 सेविंग्स 5 प्लान पर। इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन रुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं आपके प्रश्नों के ऊपर एडवाइस देने के लिए, और साथ ही अमरजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। अमरजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल ये है कि मुझे अपने बच्चे के लिए एक लॉन्ग टर्म 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे इसके लिए? अमरजीत जी, आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है? नहीं सर, पहले मैंने कोई म्यूचुअल फंड में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। किसी और तरीके का निवेश किया हो? 37 साल आपने उम्र बताई है। और मैंने PPF अकाउंट में निवेश किया है बच्चे के नाम से। चलिए, और साथ ही 15 साल की अवधि के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए आज निवेश करेंगे तो ऑब्वियसली अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, नो डाउट, क्योंकि 15 साल की अवधि काफ़ी लॉन्ग टर्म मानी जाती है। पर ओवरऑल क्या रुंगटा साहब इनको एडवाइस ये दी जा सकती है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते चले जाएं, उससे एवरेजिंग का भी फायदा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा, या फिर ये भी एक बेहतर तरीका है कि अगर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और 1 लाख रुपए डालकर भूल जाएं तो उससे भी रिटर्न्स काफी बेहतर जनरेट किए जा सकते हैं? वेल रजत, आप सही बता रहे हैं कि अगर एक 15 साल का टाइम होराइजन बहुत क्लियरली अपने माइंड में है और आपको अपने चाइल्ड के फ्यूचर के हिसाब से सेव करना है तो आप डेफिनेटली एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं मार्केट में। सिर्फ है कि शॉर्ट टर्म के जो फ्लक्चुएशंस हैं उससे आपको थोड़ा घबराना नहीं चाहिए। मैं इन्हें जो स्कीम सजेस्ट कर सकता हूँ वो है इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस स्कीम, एक HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बहुत अच्छा प्लान है जिसमें आप बच्चों के लिए आप निवेश कर सकते हैं। इस प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 75% वो इक्विटी में निवेश करते हैं, 25% इन डेट। ये MIP का एक्चुअल फुल्ली रिवर्स है। तो इसमें 75% जो इक्विटी में जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक डेफिनेट ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव देता है और 25% जो डेट में होता है वो पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी लाता है। अब इनमें जो, क्योंकि ये अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, इसमें ये फंड में एक ऑप्शन भी है जिसमें आप ये फंड को पूरा लॉक इन कर सकते हैं। आप अगर लॉक इन ऑप्शन चूज करते हैं, जब तक आपका चाइल्ड 18 ईयर्स के नहीं होंगे वो फंड कोई भी उसे ना निकाल नहीं सकता, रिडीम नहीं कर सकता और ये मिसयूज नहीं हो सकता इन शॉर्ट। तो इसमें अगर आप लॉक इन चूज करते हैं आपको ये श्योर हो जाता है कि आपके फंड्स जो है 18 साल की उम्र तक आपके लॉक इन रहेंगे। और अगर आपको लॉक इन ऑप्शन नहीं चाहिए तो इसमें वो भी है, आप नॉन लॉक इन ऑप्शन चूज करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप एक लमसम अभी इन्वेस्ट करें, इस बैलेंस्ड टाइप की स्कीम में निवेश करें और इसे लॉक इन ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आपके लिए और भी बेटर होगा कि आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबरा के उसे रिडीम या स्विच नहीं करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके का आपने अभी बैलेंस फंड बताया है, इक्विटी में कंपोनेंट है, डेट में यहाँ पर निवेश है इस फंड का, पर ओवरऑल अगर इतनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी लार्ज कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स भी की जा सकती है, इसमें प्योरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो और वहां पर रिटर्न्स की ज्यादा संभावना हो जाएगी बढ़ने की?
वेल वो एक नज़रिया ज़रूर है कि आप 100% इक्विटी में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा अगर आपका डेट पोर्टफोलियो भी बनाना है, नहीं तो हम क्या करते हैं कि 1 लाख को आप मैन्युअली स्प्लिट करते हैं, 75,000 आप इक्विटी में करते हैं, 25% डेट में करते हैं। हम एक एसेट एलोकेशन प्लान को ज़रूर ध्यान में रखते हैं और उसे कभी भी हम नहीं चाहते कि हम वायलेट करें जी, क्योंकि डेट भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं तो। सो ये अगर ये करना चाहते हैं एक ही फंड में आपको ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो रहा है, रीबैलेंसिंग आपको हर रेगुलर इंटरवल पे नहीं करना है, तो आप ये वाले फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। चलिए रुंगटा साहब, फिलहाल इतने ही प्रश्नों को हमने शो में शामिल कर पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर चर्चा करने के लिए और दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल म्यूचुअल फंड शो से इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।